Hello dear students, welcome back in your own class Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video we discussed about the constitution of the DNA and today we will discuss about the double helical model of DNA. So before the start, my as usual question, how are you? And the as usual answer, आप ठीक होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले हम एक थिंग आपको बताएं. पहले हम उसको जान लें तो ज्यादा बेहतर होगा. एक थिंग होती है चारगाफ रूल. एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट चारगाफ. कौन थे? अर्नेस्ट चारगाफ. तो उन्होंने एक रूल दिया था. इसको बेस पेयर रूल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चारगाफ बेस पेयर्स रूल. बड़ा आसान सा है ये. और अगर हम इस अर्नेस्ट के चारगाफ बेस रूल पेयर रूल्स को देखें तो आपको मालूम होगा एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन. एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन. ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन. तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी हम आपको बता चुके हैं. तो आपको मालूम है कि प्यूरीन दो होते हैं, एडेनिन और एक होता है ग्वानिन. एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन. और पिरिमिडीन कौन से होते हैं? ये होते हैं थाइमिन और साइटोसिन. हालांकि यूरेसिल भी होता है लेकिन एक्चुअली हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसलिए हमने थाइमिन लिखा है. तो एक हो गए प्यूरीन और एक हो गए पिरिमिडीन. अब पहले तो एक बात याद रखिए हमेशा कि डीएनए में जो प्यूरीन बेस पेयर है ये कंबाइन करता है किसके साथ? पिरिमिडीन के साथ. किसके साथ कंबाइन करता है? पिरिमिडीन के साथ. यानी जो बेस पेयरिंग होगी वो किसके बीच में होगी? बिटवीन द प्यूरीन एंड पिरिमिडीन. अब क्वेश्चन आता है कि प्यूरीन 2 है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन भी यहां पर 2 है, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो हमने कहा कि प्यूरीन बेस पेयर करेगा किसके साथ? पिरिमिडीन के साथ. प्यूरीन बेस पेयर करेगा किसके साथ? पिरिमिडीन के साथ. तो कैसे करेगा अब आपको बता दें. इस बेस पेयरिंग में जो एडेनिन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं. ए स्टैंड फॉर एडेनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, टी स्टैंड्स फॉर थाइमिन एंड सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन. सो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? एडेनिन पेयर विद थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन. जो एडेनिन है वो किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ. और जो ग्वानिन है वो पेयर करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ. तो एक्चुअली अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के कि एक्चुअली सर ने कहा कि प्यूरीन पेयर करेगा पिरिमिडीन के साथ. तो अगर आप देखो तो यही तो अभी हमने लिखा है. एक्चुअली ये दोनों कौन हैं? ये दोनों प्यूरीन हो गए और ये दोनों कौन हो गए? पिरिमिडीन हो गए. कौन हो गए? पिरिमिडीन हो गए. अब देखो प्यूरीन ने पेयर किया है किसके साथ? पिरिमिडीन के साथ. अब लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्यूरीन का एडेनिन
सिर्फ थायमिन के साथ ही पेयर क्यों कर रहा है? ये एडेनिन इस साइटोसिन के साथ क्यों नहीं पेयर कर लेता? या ये ग्वानिन सिर्फ साइटोसिन के साथ ही पेयर क्यों कर रहा है, ये ग्वानिन इस थायमिन के साथ पेयर क्यों नहीं कर लेता? आ रहा ना ये क्वेश्चन कि व्हाई एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन? तो ऐसा इसलिए है, एक्चुअली एडेनिन जो है उसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक्चुअली ये एबिलिटी थायमिन की भी है, ये एबिलिटी किसकी है? और थायमिन की भी, यानी एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है और थायमिन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। अब अगर हम बात करें किसकी, ग्वानिन एंड साइटोसिन की, किसकी बात करें? ग्वानिन एंड साइटोसिन की, तो इनका क्या है? दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आपके सामने एक बात क्लियर हुई कि एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब देखो, इसीलिए एडेनिन ने पेयर किया थायमिन के साथ एंड ग्वानिन ने पेयर किया साइटोसिन के साथ, क्योंकि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। सोचिए कि अगर ये एडेनिन इस साइटोसिन के साथ पेयर करता तो इसकी स्टेबिलिटी कहां रह पाती? क्योंकि एडेनिन तो कहता कि हम तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और साइटोसिन क्या कह रहा है कि एडेनिन क्या कहता कि हम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे और साइटोसिन क्या कह रहा है कि भैया हम तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम माने कि यहां पर बेस पेयरिंग हो जाती तो एडेनिन के तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे हो जाते, लेकिन ये जो साइटोसिन है इसका 3rd हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता? तो इस बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए ही एडेनिन हमेशा पेयर करता है किसके साथ? थायमिन के साथ, एंड ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ, क्योंकि एडेनिन एंड थायमिन ये दोनों डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वाइल ग्वानिन एंड साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चारगाप ने बताया कि प्यूरिन पेयर करता है पिरिमिडीन के साथ और एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ, ग्वानिन पेयर करता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े और इसको अगर हम रफ कर लें तो थोड़ा सा एक थिंग और देखें। यहां पर अगर इनके अमाउंट की बात करें चारगाप के अकॉर्डिंग, तो चारगाप ने इनके अमाउंट के बारे में भी क्या कहा देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम लिखें तो एक्चुअली चारगाप ने कहा कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन, कि जो अमाउंट है प्यूरिन और पिरिमिडीन का वो क्या है? इक्वल होता है। यानी यहां पर अगर हम लिखें तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू क्या होगा? थायमिन प्लस साइटोसिन। एडेनिन प्लस ग्वानिन का अमाउंट इक्वल होता है थायमिन और साइटोसिन के। हम ये भी बोल सकते हैं एक बात और कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। ये बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का साइन है कि जो अमाउंट है एडेनिन का वो हमेशा किसके इक्वल होगा?
थायमीन के, और जो अमाउंट है ग्वानिन का वो किसके इक्वल होगा, साइटोसिन का। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एडेनिन प्लस थायमीन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो सकती है। अब कभी कभार इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आ डीएनए हैव 20% थायमीन, आ डीएनए हैव 20% थायमीन, कि एक डीएनए में 20% क्या है, थायमीन है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फिर एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा, ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा, और साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया, आपको सिर्फ अमाउंट दिया गया है किसका, थायमीन का। अब आपसे किसका अमाउंट पूछा जा रहा है, एडेनिन का, ग्वानिन का और साइटोसिन का। तो अभी हमने आपको बताया कि एडेनिन का अमाउंट इक्वल होता है किसके, थायमीन के। तो सिंपल सी बात है कि अगर 20% थायमीन है तो इसके साथ एडेनिन भी कितना होगा, 20% ही एडेनिन होगा, क्योंकि ये अमाउंट क्या होता है, इक्वल, क्योंकि एडेनिन पेयर करता है किसके साथ, थायमीन के साथ। तो जितना थायमीन होगा उतना ही क्या होगा, एडेनिन होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज कितना निकालेंगे, तो 20% ये और 20% ये, कितना हो गया, 40%। तो 100% में 40% क्या है, 40% क्या हो गया, एडेनिन प्लस थायमीन। तो बचा कितना, 60%। इसका मतलब इस 60% में क्या होगा, ग्वानिन प्लस साइटोसिन। अब हमने आपको यह भी बताया कि ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब अगर ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट इक्वल है तो एक सिंपल सी बात है कि अब ग्वानिन कितना होगा, इसका मतलब 30% ग्वानिन होगा और 30% ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एडेनिन कितना होगा, 20%, ग्वानिन कितना होगा, 30%, और साइटोसिन कितना होगा, साइटोसिन 30%, और थायमीन कितना था, 20%। काउंट कर लीजिए, 20 + 20 40 एंड 30 70 एंड 30 100। और ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ये बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो क्या कहते हैं, ये पोर्शन है, ये अटैच होता है 1 मार्क और 2 मार्क में, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। आई थिंक सो ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि जब हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इसलिए एक बार हम फिर से रिमाइंड कर दें। प्यूरीन ऑलवेज पेयर विथ pyrimidine, in which adenine always pair with thymine and guanine always pair with cytosine। और एडेनिन थायमीन के साथ इसलिए पेयर करता है क्योंकि एडेनिन और थायमीन दोनों के दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई वहां पर पेयरिंग ग्वानिन और साइटोसिन की हुई है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इसको रफ कर लेते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले तो ये मालूम हो कि ये मॉडल किसने प्रपोज किया था। तो ये मॉडल प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक।
छोटी छोटी बातें हैं इस टाइम, और उनको प्लीज ध्यान से देखिएगा, और ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती हैं, कि इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय हु? वाटसन एंड क्रिक। अब इस वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल की बात करें तो ये किस पर बेस्ड था? ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था। ये मॉडल किस पर बेस्ड था? मॉडल was based on X-ray diffraction data। किस पर बेस्ड था? आते हैं कि दिस मॉडल, दैट इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, was proposed by Watson and Crick, and this model was based on एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। ये मॉडल किस पर बेस्ड था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो ये था, ये दिया किसने था? ये एक साइंटिस्ट थे, रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। कौन थे? इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को किसने प्रपोज किया था? इसको प्रपोज किया था रोज़ेलिंड, इसको प्रपोज किया था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन एंड कौन थे? मॉरिस बिल्किंस। कौन थे? मॉरिस बिल्किंस। तो अब हमें दो बातें पता चली। क्या क्या पता चला? हमें पता चला कि एक्चुअली this double helical model of DNA was proposed by Watson and Crick, and this model is based on the X-ray diffraction data। और ये X-ray diffraction data किसने दिया था? ये X-ray diffraction data दिया था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस बिल्किन ने। अब एक्चुअली इस X-ray diffraction data ने क्या बताने की कोशिश की? तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब वाटसन एंड क्रिक ने इस डीएनए को, स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की, तो हुआ क्या कि उनको इसका 3D स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। तो जो रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस बिल्किंस थे, इन्होंने क्या किया कि इस डीएनए का एक्सरे किया, और इस डीएनए के एक्सरे से इसका 3D मॉडल प्रपोज कर दिया। इसका मतलब कि वाटसन एंड क्रिक का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल था, उसकी खासियत क्या थी कि इस मॉडल ने 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था। और अब 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था, तो उसके बेसिस पर वाटसन एंड क्रिक ने यह देखा कि एक्चुअल में जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिकल। इसीलिए इन्होंने अपने मॉडल का नाम क्या रखा था? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इसका मतलब कि अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस बिल्किन ने ना दिया होता, तो शायद वाटसन एंड क्रिक ये ना बता पाते कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल के फॉर्म में हो। हेलिकल कैसे पता चला? एक्सरे डिफ्रैक्शन। हेलिकल का मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, कुछ स्टेयर्स होती हैं जो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होती हैं। दिस स्पाइरल फॉर्म इज कॉल्ड हेलिकल। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि गर्ल्स जो अपनी प्लेट्स बनाती हैं, तो आपने देखा होगा कि चोटी की जो प्लेट्स होती हैं वो घूमी हुई होती हैं। जैसे जो गर्ल्स की प्लेट्स होती हैं चोटी की, वो घूमी हुई होती हैं, सेम वैसा ही ये डीएनए प्रेजेंट होता है अपने स्ट्रक्चर में। और एक खास बात बता दें, इस 3D मॉडल के कारण उन्होंने एक चीज और डिस्कवर कर दी, डीएनए की विड्थ। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ने बताया कि जो डीएनए की विड्थ होती है वो कितनी होती है? 2 nm होती है। कितनी होती है? 2 nm, 2 नैनोमीटर। अब इसके आगे हम एक्चुअली देखेंगे डबल हेलिकल मॉडल का स्ट्रक्चर। ओके, देखिए, देखना क्या आप लोग कुछ नहीं करना, वो चल रहा है मेरा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया और किस पर ये बेस्ड था, किस पर ये बेस्ड था।
अब अगर हम क्या करें, एक पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो हमने आपको पढ़ाई भी थी, थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझ में आएगी उससे। तो आपको अगर याद हो तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ कार्बन। ठीक है, आपको याद हो फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट लगता था, याद आया ना कि फिफ्थ पोजीशन पर क्या लगता था, फॉस्फेट लगता था। और फर्स्ट पोजीशन पर क्या ऐड करते थे, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करते थे बेस। अब हम यहां पर एडेनिन लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम पर चल गया ना कि बेस पेयर का मतलब एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब यहां पर क्या करते हैं, एक और चेन बनाते हैं, ये तो H हो गया, एक बनाते हैं ये स्ट्रक्चर। फिर से भाई यहां पर क्या जुड़ेगा, चलो यहां पर थायमिन लिख लेते हैं। अब आपको याद रखना है कि ये जो फिफ्थ पोजीशन होती थी, तो फिफ्थ पोजीशन में फॉस्फेट लगेगा, ये लग गया। तो एक बात समझ में आए कि दो न्यूक्लियोटाइड, दिस वन इज अ वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस वन इज अ वन न्यूक्लियोटाइड, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो एक कौन सी पोजीशन से जुड़ रहा है, फिफ्थ पोजीशन से, और एक कौन सी पोजीशन से जुड़ रहा है, थर्ड पोजीशन से। ये बड़ी खास बात है कि दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनके शुगर में कार्बन की कौन सी वाली पोजीशन होगी, तो एक न्यूक्लियोटाइड की थर्ड पोजीशन होगी और एक न्यूक्लियोटाइड की कौन सी पोजीशन होगी, फिफ्थ पोजीशन, यानी जो फिफ्थ कार्बन है। चाहो तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो यहाँ सी लिख लें हम, ये देखिए ऐसे करके ये बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, अब ऐसे ये जुड़ते चले जाएंगे ऐसे बहुत सारे। अब इतनी लॉन्ग चेन तो बना नहीं सकते क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको मालूम है कि नीचे वाला पोर्शन दिखता नहीं है इसमें, तो ऐसी लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन बनती जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड यहां पर बना है, ये बॉन्ड कौन सा होता था, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता था, फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। अब अगर आप देखो तो यहां पर OH लिख लें, यहां पर H लिख लें, हम मान लें कि चेन यहां पर खत्म हो गई, ऐसे बहुत सारे डॉट 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 और फिर चेन खत्म हो गई। अब अभी हमने आपको बताया कि DNA कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। अगर यहां पर हम डबल हेलिकल बनाएं DNA का तो कुछ इस तरीके का बनेगा। दिस वन इज DNA। और आपने अपनी बुक में अभी भी तक मार्क करके देखा होगा, उसमें मार्क होगा कि एक एंड 3 प्राइम होता था, तो दूसरा 5 प्राइम, और इसका एक एंड अगर ये वाला 5 प्राइम है तो इसका अपोजिट एंड क्या होता था, 3 प्राइम। अब ये डबल हेलिकल मॉडल है, मतलब इसमें 2 हेलिक्स हैं। कितने हेलिक्स हैं, 2 हेलिक्स। मीन्स यहां पर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर हम एक सिंपल लाइनर फॉर्म में दिखा रहे हैं, ऐसा DNA होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे हम एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये बनाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो हमेशा याद रखिएगा दूसरी चेन इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो मतलब एक अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरी वाली हमेशा क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर DNA में इधर एडेनिन लगा है तो दूसरे वाले स्टैंड पर हमेशा क्या होगा, थायमीन होगा। क्या होगा, थायमीन होगा। अगर इधर थायमीन है तो इधर हमेशा क्या होगा, एडेनिन होगा। इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होगा, साइटोसिन होगा। और अगर इधर साइटोसिन है तो इधर क्या होगा, ग्वानिन होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक दूसरे को जो पूरा करते हो। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, अभी चारगाफ रूल में बताया आपको, बताया ना, याद करिए, किसके साथ पेयर करता है, याद आया, थायमीन के साथ। दैट्स बाय एडेनिन के सामने कौन है, थायमीन। तो यहां पर ये थायमीन हो गया। थायमीन के सामने कौन होगा, एडेनिन। ग्वानिन किसके साथ पेयर करता था, साइटोसिन के साथ।
इसलिए यहां पर क्या होगा, साइटोसिन, और साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, ग्वानिन। अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लीजिए। देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए, यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए, और यहां पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली इसका क्या चक्कर है, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम का। अब इस चक्कर को हम ये मान लेते हैं कि ये वाली हमने स्ट्रैंड उठा के यहां रख लिया, यही तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो आप अगर देखो तो कि इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इधर क्या है, एक तरफ फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और एक तरफ क्या है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है। एक तरफ क्या है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब देखिए ये फॉस्फेट एक्चुअली कौन सी पोजीशन पर है, देखिए शुगर की 5th पोजीशन पर लगा है। तो जिधर फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि वो 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए इस एंड को क्या बोल देते हैं हम, 5 प्राइम एंड। क्या बोल देते हैं, 5 प्राइम एंड। और जिस एंड पर OH ग्रुप फ्री होता है, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये कौन सी पोजीशन पर लगा है, 4, 5th। कौन सी पोजीशन है ये, 3rd पोजीशन ना। तो ये कौन सा एंड हो गया, 3 प्राइम एंड। तो जब हमने लिखते हैं कहीं पर कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट मींस जब हम बोलते हैं कि दिस एंड इज 3 प्राइम, दैट मींस दिस इज अ फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब हम बोलते हैं कि ये 5 प्राइम है तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। सेम ऐसे यहां पर, अब ये 5 प्राइम है तो इसका मतलब ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और ये कौन सा हो गया, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब एक थिंग और बता दें आपको कि अगर आप इस डीएनए को देखो, बेटा देखो रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, रेड है, ब्लू तो नहीं है। उस दिन आप लोगों को मालूम है कि जब आपकी वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा कट लगा था, तो टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से कट लग गया था, इसलिए आज हमने पूछ लिया, पता चला आज भी वीडियो कट हो जाए तो आप लोगों की वीडियो कट मिले। ठीक है, तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां से यहां तक का अगर आप देखो तो ये टर्न यहां से शुरू हुआ और यहां पर फिनिश हुआ। यही तो है कि ये टर्न यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ। इसको बोलते हैं, ये है बन टर्न ऑफ हेलिक्स। ये क्या है, बन टर्न ऑफ हेलिक्स। और ये जो बन टर्न ऑफ हेलिक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आप देखो तो ये जो पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यही तो है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, क्योंकि बेस पेयर तो अलग है ना। तो ये देखो फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो ये पूरे का पूरा जो स्पाइरल हम आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये स्पाइरल यही बैकबोन है। इसको बैकबोन बोलते हैं। और हमने क्या बोला कि बैकबोन में क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट। आपको दिखवा रहा होगा, ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये शुगर। तो हम बोलते हैं कि जो ये हेलिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं डीएनए की। और वो बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। अब जल्दी से हम देख लें कि इस वन टर्न ऑफ हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है। तो अगर हम इसको बोलें तो ये लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब हमें पता चल गया कि द वन टर्न ऑफ हेलिक्स, द लेंथ ऑफ द वन टर्न ऑफ हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम होती है लेंथ, 34 एंगस्ट्रॉम। अब एक बात खास याद रखनी है, दिस वन टर्न ऑफ हेलिक्स, तो इसमें बेस पेयर भी तो होंगे। क्या होंगे, बेस पेयर भी तो होंगे। तो इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। कितने 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। कैसे, अब जैसे कैसे होंगे, इधर एडेनिन तो इधर थाइमिन, इधर ग्वानिन तो इधर साइटोसिन, इधर एडेनिन तो इधर थाइमिन, इधर ग्वानिन तो इधर साइटोसिन, इधर थाइमिन तो इधर एडेनिन,
इधर साइटोसिन तो इधर ग्वानिन कितने हुए 1 2 3 4 5 6, इधर थाइमिन तो इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन तो इधर ग्वानिन, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक बना लो, इधर साइटोसिन तो इधर ग्वानिन, एक और बना लो यहाँ पर, इधर ग्वानिन तो इधर साइटोसिन। तो 1 टर्न ऑफ हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा खिचड़ी हो गया ये, पास हो गया, ठीक है। होंगे कितने 10, अब साफ सुथरा बनाएंगे तो आ जाएगा, तो खिसपिस हो गया। लेकिन आप एक बात याद रखें कि 1 टर्न ऑफ हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं 10 बेस पेयर। कैसे, देखो इन्हें बनाए एडेनिन और थाइमिन, फिर ग्वानिन और साइटोसिन, ऐसी सारी बॉन्डिंग दिखा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला कि जो 1 टर्न ऑफ हेलिक्स है उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन्ग है, और इस 34 एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर कितने बेस पेयर लगे हैं 10 बेस पेयर। तो 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर, यानी 2 बेस पेयर, कॉन्जुगेटिव का मतलब है कि जो लाइन टू लाइन लगे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। कितनी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। इज इट क्लियर। तो आपको ये पता चला कि एक्चुअली डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नैनोमीटर में कितनी होती है, तो आप चाहो तो ये जो 34 एंगस्ट्रॉन्ग लिखा है, तो अगर इसको एनएम में बोले तो ये डिस्टेंस होती है 3.4 एनएम। कितनी होती है 3.4 एनएम। और अभी बिट्थ हम आपको बता चुके हैं कितनी 2 एनएम। कितनी बता चुके हैं 2 एनएम। तो ये आपका हो गया क्या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो अगर आप डीएनए की बात करें तो जो आप डीएनए पढ़ रहे हो एक्चुअली ये राइट हैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए है राइट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या है, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एक स्पाइरल वाली स्टेयर केस पर चढ़ रहे हो। किस पर चढ़ रहे हो स्पाइरल वाली स्टेयर केस पर चढ़ रहे हो। होती है ना स्पाइरल, देखिए कभी बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में आपने देखा होगा जो जीना होता है जगह नहीं होता तो ऐसे स्पाइरल गोल गोल वाला बना देते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि अब आप उस जीने पे चढ़ रहे हो और उस जीने में रेलिंग भी लगी है, आपने हाथ रखा। तो जब आपने रेलिंग पर हाथ रखा दैट मीन्स आपने हाथ रखा है बैकबोन पर, यानी इस स्पाइरल स्ट्रक्चर पर हाथ रखा। और जो आपने पहले स्टेयर केस पर पैर रखा, अब एक तरफ एडेनिन है और एक तरफ थाइमिन है, यानी जो रेलिंग के जो स्टेयर केस हैं दोनों तरफ, जैसे ये कोई सीढ़ी होगी तो सीढ़ी का ये पाया होगा, तो ये पाया एक इधर जुड़ा होगा और एक इधर जुड़ा होगा। तो इधर मान लो एडेनिन और इधर थाइमिन, तो बीच में क्या है बॉन्ड। तो जब आपने डीएनए सीढ़ी पर पैर रखा तो एक्चुअली आपने किस पर पैर रखा डबल बॉन्ड पर पैर रखा। और आप उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और सीढ़ी इस तरीके से राइट हैंड की तरफ से घूम रही है। तो अगर राइट हैंड से जैसे सीढ़ी घूमती है ना, वैसे ये डीएनए राइट हैंडेड होता है। और जैसे सीढ़ी में उस स्टेयर्स में जो रेलिंग होती है, वो रेलिंग अगर हम बोलें तो वो किसकी तरह बिहेव कर रही होती है इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन की तरह। तो आपको क्या क्या पता चला आज, आपने पढ़ा चारगाफ रूल, आपने पढ़ा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक का जो बेस था किस पर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर, और जिसने ये 3D स्ट्रक्चर और ये हेलिकल फॉर्म बताया, इसकी विड्थ बताई, ठीक है। और इसके अलावा आपने पढ़ा कि बैकबोन क्या है और ये डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है। तो अगर चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आई थिंक सो ले लिया होगा। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और कुछ लोग शायद शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हैं अभी भी। और एक बात और, सचिन बेटा तुम अभी तक रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आज मैंने आपको कॉल भी किया था तो आपका फ़ोन ही नहीं लगता है, और व्हाट्सएप कॉल किया वो आपका उठा नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कॉल करिएगा, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया है अब तक। तो आज मुझे कॉल कर लीजिएगा। और बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच।